बेटा मैं आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के पर्पज से मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लास में करा दिए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए मैं आप लोगों को इसे ऑनलाइन क्लास में कवर करा रही हूँ। तो आप लोगों के सिलेबस में है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये आप लोगों ने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पहले भी पढ़े हुए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो हमारे पास में अगर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारे पास में ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, तो किसी नंबर लैम्डा को लैम्डा इज नोन एज आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर एक्स वी हैव ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, हम लैम्डा को आइगन वैल्यू ऑफ ए बोलते हैं जब किसी नॉन जीरो वेक्टर एक्स के लिए। बेटा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स हमारा नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अगर हमारे पास में ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स हो। बेटा ये इंपॉर्टेंट है नॉन जीरो वेक्टर, क्योंकि एक्स अगर हमारे पास में जीरो है, जीरो, क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू सपोज आपका जीरो है, ठीक है, जीरो वेक्टर है, तो हमारे पास में देखो ए जीरो इक्वल टू लेमडा जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो, तो सेटिस्फाई तो कर रहा है ना ये हमारी इस इक्वेशन को। लेकिन इसको हम आइगन वेक्टर नहीं बोलते हैं, इसको हम आइगन वेक्टर बोलते हैं व्हेन एक्स इज नॉन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है x is known as eigenvector if x is a non-zero vector। ठीक है, तो हम देखो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये जीरो मैट्रिक्स होगी आपकी, ये सिंपल जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे इसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर हम x वेक्टर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू जीरो। अब अगर आप में से कोई सोच रहा है कि हमने i को क्यों इंट्रोड्यूस किया, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अगर हम x को कॉमन लेंगे तो a माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए था, तो देखो किसी भी मैट्रिक्स में से क्या हम किसी स्केलर को माइनस कर सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसको जब आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप ये समझ सकते हो अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आप लोगों से बोला जाए कि इसको कैलकुलेट करो दिस मैट्रिक्स माइनस 2, ठीक है, तो वी कान कैलकुलेट दिस। देखिए अगर इस 2 को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 1, तो इसको हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको लिख दिया a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू जीरो। तो जो ये इक्वेशन है वन जो हमें मिली है, देखिए अगर जब राइट हैंड साइड में जीरो होता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब आप लोगों का ये भी बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम होता है उसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ जो होमोजेनियस इक्वेशन होती हैं जैसे ए एक्स इक्वल टू जीरो, ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है, या इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है या इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब बेटा इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू जीरो, लेकिन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में x इक्वल टू जीरो तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, अभी आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में था तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। x इक्वल टू जीरो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं और ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन हमें देखो कैसे x चाहिए, हमें नॉन जीरो x चाहिए, तो नॉन जीरो x यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस हमें चाहिए। अब सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, उसके लिए आप लोगों ने पढ़े होंगे, क्रैमर्स रूल पढ़ा होगा, मैट्रिक्स मेथड होती है, दो तीन मेथड से हम लोग इसको बीएससी में सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है कि जो ये मैट्रिक्स है ए एक्स इक्वल टू जीरो, अगर इसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और अगर इसकी डिटर्मिनेंट जीरो है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यूनिक सॉल्यूशन वाला केस नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में एक्स इक्वल टू जीरो जीरो वेक्टर वाला सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे कैसे वेक्टर्स चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर्स चाहिए। तो नॉन जीरो वेक्टर कब मिलते हैं, जब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारी जीरो आती है। ठीक है,
तो सेम ऐसे यही कंसेप्ट अगर हम इक्वेशन 1 में अप्लाई करेंगे तो Ax इक्वल टू 0 के नॉन जीरो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे, जब इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास में x नॉन जीरो है तो इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई शुड बी 0। ठीक है, अब देखो जो ये डिटर्मिनेंट वाला टर्म होता है a माइनस लैम्डा आई, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया जाता है तो वो बन जाती है इक्वेशन। तो a माइनस लैम्डा आई, सिर्फ इस टर्म को तो पॉलिनोमियल बोला था हमने, अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, रूट्स को बोलते हैं हम आइगन वैल्यूज, या उसी का दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लेटेंट रूट्स। ठीक है, तो आप लोगों के एग्जाम में या आइगन रूट्स निकालने के लिए आएगा या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन रूट्स या आइगन वैल्यूज, हम कुछ भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। मैंने इसमें पेज लिख के रखा हुआ था, एक मिनट में उसको देख लेती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमें फिर फर्दर अगर हमें डिफाइन करना है, तो अगर हमारे पास में ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है एंड एक्स नॉन जीरो वेक्टर है, तो इस लैम्डा को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लेटेंट रूट्स, और एक करस्पॉन्डिंग वेक्टर एक्स को हम बोलते हैं आइगन वेक्टर। देखिए आइगन वेक्टर हमेशा किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग लिया जाता है। ठीक है, तो लैम्डा हमारी हो गई आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड एक्स इज नोन एज आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, जैसे अगर सपोज आपके पास होता ए एक्स इक्वल टू लैम्डा वन, चलो इसको ए एक्स वन इक्वल टू लैम्डा वन एक्स वन ले लेते हैं, तो इस केस में हम बोलेंगे कि लैम्डा वन इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड एक्स वन इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा वन। ठीक है, अब हमें इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि नो आइगन वेक्टर ऑफ ए कैन करस्पॉन्ड टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, तो अगर इसको हमें प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आएगा तो देखो आसान सा प्रूफ है इसका, और ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग इसको देख लेना। तो हमारे पास में देखो हमें ये प्रूफ करना है कि नो आइगन वेक्टर ऑफ ए कैन करस्पॉन्ड टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट लैम्डा वन एंड लैम्डा टू आर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आर टू डिस्टिंक्ट eigenvalues of A। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, देखो सपोज ये लैम्डा वन की क्रॉसपॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है, ये भी आप लोग सपोज करेंगे ये एक्स वन इज आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा वन एंड लैम्डा टू इज आइगन वैल्यू corresponding to आइगन वेक्टर लैम्डा टू। बेटा मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, आप लोग एग्जाम में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हमारे पास में आ जाएगा ए एक्स वन इक्वल टू लैम्डा वन एक्स वन, इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन वन, एंड सेकेंड ए एक्स टू इक्वल्स टू लैम्डा टू एक्स टू। ठीक है, इक्वेशन टू। हाँ बेटा देखिए इसमें देखिए हमें प्रूफ क्या करना था कि नो आइगन वेक्टर ऑफ ए कैन करस्पॉन्ड टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि लेट लैम्डा वन एंड लैम्डा टू आर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर, इसमें मैं लिख दे रही हूँ पूरा, corresponding to eigenvector x। ओके, तो आपको देखो प्रूफ करना था कि नो आइगन वेक्टर ऑफ ए कैन करस्पॉन्ड टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूफ कर रहे हैं, हमने सपोज कर लिया कि लैम्डा वन एंड लैम्डा टू आर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर एक्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक्स वन एक्स टू मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ पे लैम्डा वन एंड लैम्डा टू दोनों की करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है एक्स, तो हमें एक्स वन एक्स टू डिफरेंट लेने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू लैम्डा वन एक्स and Ax equal to lambda 2
एक्स। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हमारा आ जाएगा लैम्डा 1 एक्स इक्वल टू, इसको मैं बीच से पार्टीशन कर देती हूँ, लैम्डा 1 एक्स इक्वल टू लैम्डा 2 एक्स। फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो x कॉमन आएगा, हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 एक्स इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, ये x हमारे पास में वेक्टर है तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर आएगा। अब देखो हमारे पास में दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 वेक्टर चल रहा है। जो ये x है हमें पता है कि अगर ये आइगन वेक्टर है तो x तो क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, x नॉन जीरो वेक्टर है बिकॉज x इज एन आइगन वेक्टर। तो दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल चल रहा है, x नॉन जीरो है तो पक्का जो ये स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू को जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2। इट मींस अवर इनिशियल अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज इनिशियली हमने सपोज किया था लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कहने का मीनिंग है कि लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 हमने सपोज किया था, लेकिन हमारे पास आ गया लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2। हमने सपोज किया था कि लैम्डा 1 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं corresponding टू सेम आइगन वेक्टर x। तो इट मींस ये हमारे पास में प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास में अगर कभी कोई दो आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग सेम आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। लैम्डा 1 के क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वेक्टर होना चाहिए एंड लैम्डा 2 के क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वेक्टर हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आइगन वैल्यूज of any matrix corresponding to distinct eigenvectors eigenvalues of any matrix corresponding to distinct eigenvalues are distinct। अब इसको भी आप सेम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट रिजल्ट को प्रूफ किया था। तो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ आप लोग स्किप कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास में, हाँ बेटा एक चीज ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। अगर आप लोगों के पास में जो ए मैट्रिक्स है वो अगर n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज हैं, इसकी टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज होती हैं, टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज भी n होती है। ठीक है, ये ऑलवेज होता है। अगर आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसकी 2 आइगन वैल्यूज होंगी, 3 क्रॉस 3 की है तो 3 आइगन वैल्यूज होंगी। आपके पास में 3 क्रॉस 3 से ज्यादा ऑर्डर की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास में
n क्रॉस n की n आइगन वैल्यूज है, तो सपोज कर लेते हैं कि λ1, λ2, λn आर n आइगन वैल्यूज, आर n आइगन वैल्यूज। ठीक है, एक मिनट बेटा, मैं एक चीज चेक कर रही हूँ। ठीक है, आर एन आइगन वैल्यूज, तो हमारे पास में जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमारा होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये होता है हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, प्रोडक्ट